हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, इस वर्क को लिखा है मैथ्यू आर्नल्ड ने। मैथ्यू आर्नल्ड एक पोइट और क्रिटिक थे और विक्टोरियन पीरियड के एक बहुत फेमस राइटर थे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया। क्रिटिसिज्म के अंदर उनके वर्क्स को बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है और जाना जाता है। उन्होंने अपने इस वर्क द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम को पब्लिश किया अपनी फेमस कलेक्शन एसेज इन क्रिटिसिज्म के अंदर 1865 में। इस वर्क के अंदर उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया। नंबर 1 पर डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म को उन्होंने डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। नंबर 2 पर रोल ऑफ अ क्रिटिक, क्रिटिक के रोल को बताया है। एंड नंबर 3 पर फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म का क्या फंक्शन है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं? तो आर्नल्ड के मुताबिक क्रिटिसिज्म क्या है? अ डिसइंटरेस्टेड एंडेवर टू लर्न एंड प्रोपेगेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट ऑफ इन द वर्ल्ड एंड दस टू एस्टैब्लिश अ करंट ऑफ फ्रेश एंड ट्रू आइडियाज। क्या मतलब कि एक बेगर्ज कोशिश है ये। क्रिटिक क्या करता है? एक डिसइंटरेस्टेड, एक बेगर्ज कोशिश करता है सीखने की, एंड प्रोपेगेट और फैलाने की, द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट ऑफ इन द वर्ल्ड, कि जो भी बेस्ट आइडियाज हैं उनके बारे में सीखता है और फिर उनको फैलाता है। तो ये है क्रिटिसिज्म। आर्नल्ड ने यहाँ पर वर्ड यूज किया है डिसइंटरेस्टेड, बेगर्ज, इम्पार्शियल, कि जो क्रिटिक है वो इम्पार्शियल होकर चीज़ों को सीखता है और फिर फैलाता है। इसे हम कहते हैं क्रिटिसिज्म। उसके बाद है रोल ऑफ अ क्रिटिक। क्रिटिक का क्या रोल है? तो आर्नल्ड के मुताबिक अ क्रिटिक मस्ट परसीव एनी वर्क एज इट इज फॉर हिम, द टेक्स्ट शुड बी द होल एंड ही शुड बी द होल एंड ही शुड नेवर टेक हेल्प ऑफ एनी अदर टेक्स्ट फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। क्या मतलब? अब आर्नल्ड के मुताबिक क्रिटिक जब भी किसी भी वर्क को क्रिटिसाइज करता है तो उसके लिए क्या चीज़ मायने रखती है? वो टेक्स्ट, वो वर्क। उसे किसी और टेक्स्ट से, अपनी सराउंडिंग से हेल्प नहीं लेनी उस वर्क को, उस टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए। उसके लिए वो टेक्स्ट इटसेल्फ काफ़ी है। उसके लिए वो इम्पार्शियल होकर उसे क्रिटिसाइज करेगा। वो उसको पढ़ेगा, उसे सीखेगा और फिर उसके ऊपर बात करेगा। तो ये है रोल ऑफ अ क्रिटिक। वो कहता है कि क्रिटिक को फॉल्स क्रिटिसिज्म से दूर रहना चाहिए। फॉल्स क्रिटिसिज्म का क्या मतलब है? कि जो ओरिजिनल नहीं होता, जो बायस्ड होता है, उसके अंदर क्रिटिक अपने आप को शामिल करता है, अपनी राय को शामिल करता है और उसके बाद क्रिटिसाइज करता है उस वर्क को। तो आर्नल्ड के मुताबिक फॉल्स क्रिटिसिज्म से क्रिटिक को दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके मुताबिक क्रिएटर ऑफ टेक्स्ट इज ग्रेटर देन क्रिटिक। मतलब ये कि जिस राइटर ने उस वर्क को क्रिएट किया है वो ग्रेटर है क्रिटिक से। लेकिन क्रिटिक का क्या रोल है? कि वो उस वर्क को पढ़ेगा और उससे ट्रू मीनिंग को ड्रॉ करेगा, लेगा और उसके बाद दुनिया को बताएगा। इसके बाद ही पर्टिकुलर वर्क ऑफ लिटरेचर्स क्रिएट होंगे। मतलब ये कि क्रिटिक है, उसने राइटर का वर्क पढ़ा है, उसमें से वो उस ट्रू मीनिंग को क्रिएट करेगा अनबायस्ड रहते हुए। वो अपने आप को बीच में शामिल नहीं करेगा, अपनी सराउंडिंग को शामिल नहीं करेगा। वो उस टेक्स्ट को पढ़ेगा, उसमें से ट्रू मीनिंग क्रिएट करेगा और दुनिया के सामने रखेगा। उसके बाद वो हेल्पफुल होंगे आने वाले राइटर्स के लिए। तो ये रोल है क्रिटिक का। तो आर्नल्ड क्या कहता है कि रोल ऑफ अ क्रिटिक क्या है? टू व्यू एन ऑब्जेक्ट एज इट इज, कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो वर्क है, उसको उसके तौर पर देखना। टू ब्रिंग बेस्ट आइडियाज टू द मासेस, और लोगों के सामने बेस्ट आइडियाज को लेकर आना। एंड टू क्रिएट एन एटमॉस्फियर दैट फ्यूल्स द लिटरेरी जीनियस ऑफ द फ्यूचर, और आने वाले राइटर्स के लिए, जीनियसेस के लिए एक बेस्ट एटमॉस्फियर क्रिएट करना। तो ये रोल है क्रिटिक का। तो इसके लिए क्रिटिक क्या करेगा? वो सबसे पहले तो सीखेगा कि क्रिटिसिज्म करते कैसे हैं। वो अपनी सराउंडिंग को सीखेगा, उसे देखेगा, उसे जज करेगा। फिर उसके बाद सेकंड टास्क पे आएगा, और वो सेकंड टास्क क्या है? कि वो आइडिया जो उसने सीख लिया वो फिर दूसरों तक कन्वे करेगा, अपनी सराउंडिंग को देगा
और थर्ड नंबर पर क्या करेगा, वो फेवरेबल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करेगा ताकि आने वाले राइटर्स जो हैं वो उसकी बेस्ड पर या उसके जैसे और वर्क्स की बेस्ड पर अपने वर्क्स को लिख सके। तो ये 3 टास्क हैं एक क्रिटिक के, कि वो सीखेगा, उसके बाद फैलाएगा और फिर एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। तो ये 3 मेन टास्क हैं एक क्रिटिक के आर्नल्ड के मुताबिक। क्योंकि आर्नल्ड क्या कहता है कि क्रिटिक जो है वो कल्चर की बेटरमेंट के लिए वर्क करता है, वो एक बेहतर कल्चर बनाने के लिए लोगों को हेल्प करता है, वो रोल प्ले करता है एक बेटर कल्चर क्रिएट करने में, जिसके अंदर लोग, जो आने वाली नस्लें हैं वो रहेंगी, सीखेंगी और उसके बाद लिखेंगी। तो ये रोल है क्रिटिक का कि वो अपने आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले राइटर्स के लिए एक बेहतर एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, लोगों को नॉलेज देता है, खुद भी सीखता है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, कि क्रिटिसिज्म का फंक्शन क्या है। उसमें नंबर 1 पर है टू क्रिएट अ करंट ऑफ फ्रेश आइडियाज, कि क्रिटिसिज्म का पहला फंक्शन क्या है कि वो फ्रेश आइडियाज को क्रिएट करेगा। उसके बाद क्रिटिसिज्म शुड मेक गुड जजमेंट, कि जजमेंट जो है वो उसकी फॉल्स नहीं होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। और नंबर 3 पर टू ब्रिंग आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का ट्रू मीनिंग क्रिएट करना। ये 3 फंक्शंस हैं क्रिटिसिज्म के। तो मैथ्यू आर्नल्ड के मुताबिक विक्टोरियन एज के अंदर, विक्टोरियन कल्चर के अंदर न्यू आइडियाज जो थे वो मिसिंग थे। वहां पर हमें न्यू आइडियाज, फ्रेश इनोवेटिव आइडियाज मिसिंग मिलते हैं, हमें नहीं मिलते। तो क्रिटिसिज्म जो है वो रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। जजमेंट जो है वो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स की बेस पर नहीं होनी चाहिए, खुद को अनबायस्ड रखना पड़ता है। तो क्रिटिसिज्म का मेन एम क्या है, गुड जजमेंट को लेकर आना। और क्रिटिक जो है वो एक लर्नड मैन होगा, तभी तो गुड जजमेंट आएगी। अगर उसने सीखा होगा कि क्रिटिसिज्म कैसे करते हैं, तभी तो वो गुड जजमेंट देगा। बगैर सीखे गुड जजमेंट देना पॉसिबल नहीं है। तो ये है क्रिटिसिज्म का मेन फंक्शन। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के अंदर आर्नल्ड डिस्कस कर रहे हैं फॉल्स स्टैंडर्ड्स ऑफ जजमेंट, कि जजमेंट जो देते हैं क्रिटिक्स, उसके अंदर फॉल्स स्टैंडर्ड्स कौन से हैं। वो नंबर 1 पर है पर्सनल और नंबर 2 पर है हिस्टोरिकल। तो आर्नल्ड के मुताबिक पर्सनल जजमेंट और हिस्टोरिकल जजमेंट ये फॉल्स स्टैंडर्ड्स हैं जो क्रिटिक्स सेट करते हैं और फिर किसी टेक्स्ट को वो जज करते हैं। इन स्टैंडर्ड्स की बेस पर हमें किसी भी टेक्स्ट को जज नहीं करना चाहिए। पर्सनल ग्राउंड्स पर अनबायस्ड रहते हुए रखना चाहिए। एक राइटर को, एक क्रिटिक को अनबायस्ड रहना पड़ता है, उसको पर्सनल ग्राउंड्स पर किसी वर्क को, किसी टेक्स्ट को जज नहीं करना होता। ये एक रॉन्ग वे है जिसके अंदर जो टेक्स्ट है उसकी वैल्यू भी हम खत्म कर सकते हैं। एक वर्दी टेक्स्ट है, एक वैल्यूएबल टेक्स्ट है, एक कीमती असासा है टेक्स्ट, तो उसकी वैल्यू को हम गिरा देते हैं। जब हम अपनी पर्सनल लाइक्स को बीच में ले आते हैं, मतलब क्रिटिक जो है वो अपने पर्सनल लाइक्स को लाते हुए, बायस्ड रहते हुए से जज करेगा, तो वो उस वर्क की वैल्यू को गिरा देगा। इसलिए पर्सनल तौर पर जज नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हिस्टोरिकल ग्राउंड्स की बेसिस पर भी हमें वर्क को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक वर्क जो पास्ट में लिखा हुआ है, हो सकता है वो प्रेजेंट स्टैंडर्ड्स पर पूरा ना उतरता हो। इसलिए हमें हिस्टोरिकल ग्राउंड्स पर भी किसी वर्क को जज नहीं करना चाहिए। तो ये 2 फॉल्स स्टैंडर्ड्स हैं जजमेंट के। उसके बाद पावर ऑफ मैन एंड पावर ऑफ मोमेंट, 2 सबसे अहम चीजें किसी भी वर्क को क्रिएट करने के लिए। तो आर्नल्ड का मानना यह है कि लिटरेरी वर्क की प्रोडक्शन के लिए पावर ऑफ मैन एंड पावर ऑफ मोमेंट, ये दोनों मिलेंगे तभी तो बेस्ट वर्क क्रिएट होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज एब्सेंट होगी तो वर्क जो है वो ग्रेट नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल ली गोएटे की और बायरन की। तो आर्नल्ड का मानना है कि दोनों की ही पावर प्रोडक्टिव थी, उनके जो वर्क्स थे वो प्रोडक्टिव थे, लेकिन गोएटे के जो वर्क थे वो ज़्यादा पावरफुल क्यों थे? क्योंकि उनके पास कल्चरल बैकग्राउंड था। उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड था वो रिच था, इसलिए उनके वर्क्स ज़्यादा पावरफुल थे। जैसा कि शेक्सपियर, अब शेक्सपियर ने जिस एज में लिखा, उस एज में उनके पास जो क्लाइमेट था वो ग्रेटर आइडियाज से भरा हुआ था, जिसकी बेसिस पर उन्होंने ग्रेटर वर्क्स क्रिएट किए। तो आर्नल्ड के मुताबिक
एक पावर ऑफ मैन और दूसरा पावर ऑफ मोमेंट। ये दोनों मिलेंगे तभी तो बेस्ट और ग्रेट वर्क क्रिएट होगा। इन दोनों में से किसी एक की एब्सेंस में ग्रेटर वर्क क्रिएट नहीं हो सकता। उसके बाद है एपेक ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्सपेंशन। एपेक कहते हैं दौर को। तो एपेक ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि ऐसा पीरियड हिस्ट्री के अंदर जहां सोसाइटी का मेन फोकस होता है अपनी वैल्यूज पर, अपने ट्रेडिशंस पर, अपनी कंजर्वेटिव वैल्यूज पर। तो उस पीरियड में जो राइटर्स हैं वो अपने ट्रेडिशंस को, अपने वैल्यूज को फॉलो करते हुए, यानी उस पीरियड की जो वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए अपने वर्क्स को लिख देते हैं। जबकि एपिक ऑफ एक्सपेंशन किसे कहते हैं? ये उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसके अंदर हम ओपननेस देखते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन देखते हैं, न्यू आइडियाज़ को देखते हैं, न्यू पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं। तो आर्नल्ड जो है वो लिटरेचर के अंदर एपिक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को क्रिटिसाइज कर रहा है। उनका मानना है कि एपिक ऑफ एक्सपेंशन मतलब ऐसा दौर जिसके अंदर ओपननेस हो, हर क्रिटिक को, राइटर को इजाज़त हो कि वो अपने मुताबिक लिखे, अपने आप को एक्सप्लोर करे, तो तभी न्यू आइडियाज़ क्रिएट होंगे। और इसी बिना पर आर्नल्ड विक्टोरियन एज को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम इस एज में फेलियर ऑफ क्रिटिसिज्म देखते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है वो पॉलिटिकली और रिलीजियसली ग्रुप्स में डिवाइड हो गई और उसी बेस पर जो राइटर हैं वो अपने वर्क्स लिखने लगे। इसलिए हम इस एज में क्रिटिसिज्म नहीं देखते। इसलिए आर्नल्ड इस एज को अच्छा कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि राइटर्स के पास एक्सप्लोर करने के लिए कुछ खास था नहीं, क्रिटिसिज्म हुआ नहीं था, तो न्यू आइडियाज़ क्रिएट नहीं हुए। तो आर्नल्ड का मानना है कि एपिक ऑफ एक्सपेंशन जो है उसे हमें तरजीह देना चाहिए, एपिक ऑफ कंसंट्रेशन को नहीं तरजीह देना चाहिए। उसके बाद है क्रिएटिव फैकल्टी और क्रिटिकल फैकल्टी। क्रिएटिव फैकल्टी को हम सिंथेसिस कह लेंगे। इसके अंदर एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को आपस में कंबाइन किया जाता है, उनके कम्बिनेशन को हम क्रिएटिव फैकल्टी कहेंगे। जबकि क्रिटिकल फैकल्टी के अंदर न्यू आइडियाज़ को क्रिएट किया जाता है, इसे हम एनालिसिस कहते हैं। मतलब ये कि किसी टेक्स्ट को, किसी वर्क को पढ़ना, ट्रू मीनिंग क्रिएट करना, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करना और फिर आने वाले राइटर्स के लिए एक बुनियाद बनाना कि वो अपने ग्रेटर वर्क्स को लिख सकें। तो क्रिटिक्स क्या करते हैं? वो आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं एनालिसिस और डिस्कवरी के थ्रू। वो ऑब्जेक्ट्स को उसी फॉर्म में देखते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं और उसके अंदर से न्यू आइडियाज़ को डिस्कवर करते हैं। अब आर्नल्ड के मुताबिक क्रिएटिव पावर यानी कि जो राइटर की पावर है वो क्या करती है कि सर्टन मटेरियल्स को, जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं, उन्हें यूज़ करती है न्यू वर्क को, एक ग्रेटर वर्क को क्रिएट करने के लिए। जबकि वो आइडियाज़ क्रिएट किसने किए? क्रिटिक ने। क्रिटिक ने अपने एनालिसिस और डिस्कवरी के थ्रू उन न्यू आइडियाज़ को क्रिएट किया और राइटर ने उन्हें सिंथेसाइज किया। तो क्रिटिक एक एनालिस्ट है और राइटर सिंथेसाइज करता है उन आइडियाज़ को। तो आर्नल्ड के मुताबिक पावर ऑफ मैन एंड पावर ऑफ मोमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों मिलेंगी तभी आइडियाज़ क्रिएट होंगे और उसके बाद एक ग्रेटर वर्क लिखा जाएगा। तो ये था द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। मैथ्यू आर्नल्ड जो हैं वो फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक माने जाते हैं और क्रिटिक्स क्रिटिक माने जाते हैं क्योंकि उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है क्रिटिसिज्म के अंदर। उन्होंने अपने वर्क द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम के अंदर डिस्कस किया कि क्रिटिसिज्म का और क्रिटिक का एक मेजर रोल है, वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। इसलिए क्रिटिसिज्म को एक आर्ट वर्क कंसीडर करना चाहिए, इसको आर्ट वर्क कंसीडर करना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है राइटर के लिए। राइटर के लिए एक क्रिटिक जगह बनाता है, वो न्यू आइडियाज़ क्रिएट करता है जिन्हें राइटर्स यूज़ करते हैं और एक ग्रेटर वर्क क्रिएट करते हैं। तो ये था हमारा आज का ये लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं और रोल ऑफ क्रिटिक क्या है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।